वेलकम टू स्टडी फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 29 के सॉल्यूशन। और आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8। इससे पहले हम 7 तक कर चुके हैं। क्वेश्चन 8 में पूछा जा रहा है, टू चार्ज पार्टिकल्स आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर। डी इज इक्वल्स टू हमको दिया गया है 1 सेंटीमीटर। इतना हो जाएगा 10⁻⁻² मीटर के। देन कहा गया, व्हाट इज़ द मिनिमम पॉसिबल मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन ईच चार्ज। हमको एफ मिनिमम का वैल्यू पूछ रहा है जब दो चार्जेस के बीच में इतना सेपरेशन हो। तो एफ मिनिमम कब हो सकता है? जब हमारा डिस्टेंस फिक्स हो गया तो एक ही अब पैरामीटर बचता है चार्ज, वो चार्ज हमारा मिनिमम हो जाए। क्यू मिनिमम अगर होगा तो हमारा जो है फोर्स मिनिमम हो जाएगा। क्यू मिनिमम जो होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल होता है। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से आएगा। मतलब कि चार्ज जो होगा वो हमेशा इंटीजर के फॉर्म में होगा। तो n इज इक्वल टू जब 1 होगा तो वो क्यू मिनिमम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो जाएगा। तो इस प्रकार अगर हम अब फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻⁹ और Q1 Q2 हमारे पास सेम ही है। 1.6 × 10⁻⁻19 ये कूलम के टर्म में स्क्वायर। और अभी ये कूलम वूलम हम ना ही लिख के बुक की तरह तो ज़्यादा बेहतर होगा, हमें सिर्फ न्यूमेरिकल में देखना चाहिए। डी इज़ इक्वल्स टू जो हमारा है वो 10⁻⁻²। इसका हम लोग जब स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आएगा ये 9 × 10⁻⁹ और 1.6 का स्क्वायर 2.56 और ये 10⁻⁻38 और नीचे में जो हमारा वैल्यू होगा वो 10⁻⁻4 हो जाएगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.304 × 10⁻⁻24 न्यूटन के इक्वल हो जाएगा। ये 10⁻⁻24 न्यूटन के इक्वल हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा 8th हो जाएगा। जो 9th नंबर क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा गया है, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। हमें 100 ग्राम ऑफ वाटर दिया गया है और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमसे पूछा गया है, इसमें कितने होंगे और हाउ मच इज़ द टोटल चार्ज ऑन दीज इलेक्ट्रॉन, और इस इलेक्ट्रॉन पे जो है वो टोटल चार्जेस कितना होगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जो वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो H2O होता है। तो अब इस H2O में हमारे पास जो है अगर 1 मॉलिक्यूल H2O है, H2O का अगर एक मॉलिक्यूल ही सिर्फ हमारे पास है तो उसमें जो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो वो कितना होगा। देखिए H2 है, H की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन और O एक ही है, तो ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8। 1 मॉलिक्यूल जब हमारे पास वाटर होगा तो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन होगा। 10 इलेक्ट्रॉन होगा हमारे पास 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। 1 मॉलिक्यूल ऑफ जब वाटर होगा तो हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो अब जो हमारे पास ऑक्सीजन है वाटर है उसका अगर हम लोग मॉलिक्यूलर वेट ढूंढने का ट्राई करेंगे और मॉलिक्यूलर मास ढूंढने का ट्राई करेंगे तो वो कितना आएगा 2 हो जाएगा हाइड्रोजन की चलते, क्योंकि एक हाइड्रोजन का मास 1 तो 2 हाइड्रोजन का जो मास हो जाएगा वो 2 और एक ऑक्सीजन का मास हो जाएगा 16। इस दोनों को ऐड करके जो इसका टोटल मास आएगा वो 18 ग्राम हो जाएगा। 18 ग्राम जो हमारा वाटर होगा उस 18 ग्राम वाटर में, क्योंकि ये इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया, दैट इज इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास अब चूँकि जो 18 ग्राम ऑफ वाटर है उसमें अगर हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देखेंगे, 18 ग्राम वाटर में 18 ग्राम ऑफ वाटर विल कंटेन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू क्या होगा एवोगैड्रो नंबर।
सो जब हम उसका मॉलिक्यूलर मास के इक्वल अमाउंट में क्वांटिटी में कुछ भी चीज़ लेंगे, जैसे वाटर लिया और 18 ग्राम लिया, मीन्स उसके मॉलिक्यूलर मास के इक्वल लिया, तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होगा 6 इंटू 10 टू दी पावर 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे उसमें। सो हमको मालूम हो गया इतने मॉलिक्यूल्स हैं। अब हमने देखा कि एक मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन हो रहा था। सो जब हमारे पास 1 मॉलिक्यूल वाटर था तो 10 इलेक्ट्रॉन था। तो इस प्रकार जब हमारे पास इतने मॉलिक्यूल हो जाएंगे, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होगा, इतने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा इन दिस अमाउंट ऑफ वाटर, वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो 6.023 इंटू 10 टू दी पावर माइनस ऑफ 23 और इक्वल टू कितना के 10 इलेक्ट्रॉन के। 10 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको एक बार फिर से लिख लेते हैं। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 18 ग्राम ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना हो जाएगा 6.023 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ, ये 10 इससे मल्टीप्लाई होकर के 24 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमको मालूम पड़ गया कि 18 ग्राम में अगर इतना इलेक्ट्रॉन हो रहा है हमारे पास, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 18 ग्राम ऑफ वाटर हमको इतना मालूम हो गया। सो 1 ग्राम ऑफ वाटर में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा वो हो जाएगा 6.23 इंटू 10 टू दी पावर 24 डिवाइडेड बाय कितना, तो 18 ग्राम से हमने जस्ट डिवाइड कर लिया, तो ये हो गया 1 ग्राम ऑफ जब वाटर होगा तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अभी जो हमें दिया गया है 100 ग्राम ऑफ वाटर, तो उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो किसके बराबर हो जाएंगे, 0.23 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ 24 इंटू 100। सो डिवाइडेड बाय हमको कितना लेना होगा, तो 18। तो इस प्रकार हमें मिल गया क्या, जो 100 ग्राम ऑफ वाटर है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये नियर अबाउट आएगा 3.334 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ 25, ये हो जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, 25 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो इतना इलेक्ट्रॉन हमें मालूम पड़ गया कि इसमें 100 ग्राम ऑफ वाटर में हमें इतना इलेक्ट्रॉन मिलेगा। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, वो हमें मिल गया। फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। सो अब जो हमारा सेकेंड पार्ट है, इसमें टोटल चार्ज कितना होगा, तो टोटल चार्ज के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 3.334 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ 25 और इलेक्ट्रॉन की जगह उसका इलेक्ट्रॉन का चार्ज बिठाना पड़ेगा। सो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस ऑफ 19 कूलम, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी आफ्टर मल्टीप्लिकेशन 5.34 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ 6 कूलम। सो इस प्रकार हमारा 9th क्वेश्चन भी हो जाएगा। जो हमारा 10th क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा गया है, इन द 10th क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सपोज ऑल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 100 ग्राम ऑफ वाटर आर लम्प टुगेदर टू फॉर्म ए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एंड द न्यूक्लियाई आर लम्प्ड टुगेदर टू फॉर्म ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। इफ दीज टू चार्ज particles are placed 100 centimeter away from each other, find the force of attraction between them and compare it with your weight। तो हमको इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मालूम करना है और इसको अपने वेट के साथ कंपेयर भी करना है। तो हमें इस हमने जो प्रीवियस प्रॉब्लम में देखा कि इसमें हमारे पास 100 ग्राम ऑफ वाटर ही दिया गया था। सो उस 100 ग्राम ऑफ वाटर में हमने ढूंढा कि टोटल इतने इलेक्ट्रॉन हैं उस 100 ग्राम ऑफ वाटर में।
तो 100 ग्राम ऑफ वाटर में अगर इतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे तो 100 ग्राम ऑफ वाटर जब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है मीन्स उस पर कुछ इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं किया गया है, दैट मीन्स H+ और OH- में ना ब्रेक किया गया हो या और कुछ प्रोसेस नहीं किया है, तो उस टाइम वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा और उस इंस्टेंट जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसके पास उतने ही प्रोटॉन भी होंगे। यहाँ पर जो हमें प्रीवियस प्रॉब्लम में मिला था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू इतना, उसकी वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करके हमको जो निगेटिवली चार्ज था वो पता चल चुका था कि उस वाटर पे इतना है। इसमें भी हमारे पास नेगेटिव चार्ज की वैल्यू कितनी आई, 5.34 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। अब इतने ही अमाउंट ऑफ हमारे पास पॉजिटिव चार्ज भी होंगे, तो इस क्वेश्चन में हमको इनडायरेक्टली क्या हुआ, चार्ज का मैग्नीट्यूड दिया गया है कि इतना है। तो हमें अब इस सिचुएशन में फोर्स का वैल्यू कैलकुलेट करना है जब इनको लंप्ड कर दिया गया हो। लंप्ड का मतलब होता है कलेक्ट करके एक जगह लाना, मीन्स उसके न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन था वो तो एक जगह ही कलेक्टेड था, लेकिन उसके आउटर सेल्स में जो इलेक्ट्रॉन थे उनको लंप्ड करके एक पोजीशन पर रखा गया, उनके बीच का जो है वो सेपरेशन हमको बता दिया गया। These two charge particles are placed at a separation of 10 सेंटीमीटर। हमको इनके बीच का जो सेपरेशन है d = 10 सेंटीमीटर दिया गया, जिसको इक्वल टू हम लिख सकते हैं 0.1 मीटर। अब हम इसके बीच का जो फोर्स कैलकुलेट करेंगे वो आ जाएगा 9 × 10⁻⁹ और अभी हमारे पास जो चार्ज है वो 5.34 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे जो हमारा टर्म है वो 10⁻⁻1 का स्क्वायर कर देंगे। तो इस प्रकार जो हमें Fe है उस Fe का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 2.5 इंटू 10⁻25 न्यूटन फ्रॉम आवर कैलकुलेशन। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करने से हमें ये वाला वैल्यू आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारा जो है वो 10th क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 11th। 11th में हमसे पूछा गया है कंसीडर ए गोल्ड न्यूक्लियस टू बी ए स्फीयर ऑफ रेडियस R = हमको दिया गया है 6.9 फर्मी, और हम लोग जान चुके हैं फर्मी का जो वैल्यू होता है वो होता है 10⁻⁻5 मीटर। R की वैल्यू दी गई है इतनी। In which protons and neutrons are distributed, find the force of repulsion between the two protons situated at the largest separation. Why does these protons not fly apart during this repulsion? हमें क्या कर रहा है कि दो प्रोटॉन जो रखा गया है इस क्वेश्चन में दिया गया कि कंसीडर ए गोल्ड न्यूक्लियस टू बी ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस। गोल्ड का जो न्यूक्लियस है वो किस प्रकार एक स्फीयर में है इस तरह से, जिसका कि हमको रेडियस कुछ दिया गया है, और यहाँ पर कहा गया है रिपल्सन फोर्स फाइंड करने के लिए तब जब इनके बीच में दो प्रोटॉन के बीच में लार्जेस्ट सेपरेशन हो। तो जब दो प्रोटॉन के बीच लार्जेस्ट सेपरेशन होगा ये तभी पॉसिबल है जब ये दोनों डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पर होंगे। दैट मीन्स इनके बीच का सेपरेशन 2r होगा। हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 6.9 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, ये 15 होता है, -15 मीटर। 2r की वैल्यू हमको इतनी दे दी गई है, मीन्स यही अब हमारा d की तरह बिहेव करेगा, और हमको अब फाइंड करना है इनके बीच फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो अब ये बहुत ही ईजी हो गया, जस्ट फॉर्मूला में रखना है और कैलकुलेट करना है। 9 × 10⁻⁹। अब प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होगा वो अगेन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज हो जाएगा इसका स्क्वायर करने से। और जो हमारा अभी का डिस्टेंस है ये देखिए 9 2 18 और 12 1 1 13, 13.8 ये हमारा पार्ट इधर का हो गया। और 10⁻⁻15 का हमको क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो इन सारे टर्म को हमको सॉल्व करना होगा। 9 × 10⁻9 इंटू इसका जो आएगा वो 2.56 इंटू 10⁻⁻38, और
नीचे का ये 13.8 जो है इसका स्क्वायर करने से आएगा 190.44 इंटू 10⁻⁻30। सो इतना करने के बाद जब हम इस वैल्यू को कैलकुलेटर में रख देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो 1.2 न्यूटन हो जाएगा। सो ये हमारा Fe पता चल जाएगा, मीन्स इनके बीच फोर्स, दो प्रोटॉन के बीच फोर्स का पता चल जाएगा हमको। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 12th। सो 12th में क्या पूछा गया है, टू इंसुलेटिंग स्मॉल स्फीयर्स आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर एंड प्लेस्ड 1 सेंटीमीटर अपार्ट। सो d इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। अगेन जो है वो हम अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। देन क्या गया, इफ़ दे अट्रैक्ट ईच अदर विथ ए फोर्स, मीन्स इनके बीच का फोर्स हमको दिया गया है 0.1 न्यूटन के इक्वल। सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वे ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन स्फीयर टू द अदर ड्यूरिंग द रबिंग प्रोसेस। सो हमको बताना है कि जब इन दोनों को रब किया गया, मीन्स जो स्फीयर थे उनको रब किया गया, तो उनके बीच जो चार्ज का ट्रांसफ़र हुआ उसकी वजह से इतना फोर्स क्रिएट हुआ। तो हमको बताना है कि कितना नंबर ऑफ उसमें से चार्ज का फ्लो हुआ। तो इफ़ सपोज वो चार्ज का जो फ्लो हुआ वो n नंबर है, मीन्स लेट की n नंबर ऑफ चार्ज हैव ट्रांसफर्ड, मीन्स ट्रांसफर्ड हुआ है, एक से दूसरे में गया है। तो जो फोर्स होगा ये इक्वल टू हो जाएगा किसके, अगेन 9 इंटू 10⁻⁹। और अगर n नंबर ऑफ मान लीजिए कि चार्ज या इलेक्ट्रॉन गया है तो हम क्या कहेंगे, n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का हमको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये जो सेपरेशन है वो 10⁻⁻2 का स्क्वायर करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये क्यों करना पड़ा है हमको स्क्वायर, अगेन वही कॉन्सेप्ट कि एक में से ट्रांसफ़र हुआ है, दूसरा एक्सेप्ट किया है, तो एक पर एक चार्ज जनरेट होगा, दूसरे पर दूसरा, तो उस इंस्टेंट में जो Q1 का वैल्यू होगा वही Q2 का भी वैल्यू होगा। सो हमको यहाँ पर स्क्वायर करना पड़ा, ठीक है। तो अब अगेन हम लोग इसकी वैल्यू रख देंगे 0.1 और इसको सॉल्व करेंगे तो 9 इंटू 10⁻⁹। अगेन मैं वो 2.56 और ये सब लिखूँगा बार बार, ये सेम ही चीज़ आता है, तो इस चीज़ को हमें अब याद ही कर लेना चाहिए। सो 10⁻⁻38 एंड नीचे में जो बचेगा ये n था तो n का स्क्वायर हो जाएगा और इधर में 10⁻⁴ बचेगा। सो जो n स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आएगी हमको वो आएगी 4.34 इंटू 10⁻12। सो इस तरह से हमको n का जो वैल्यू आएगा वो 2.08 इंटू 10⁻11 न्यूटन के इक्वल हो जाएगा। सो हमको यहाँ से n का वैल्यू, नंबर ऑफ चार्ज जो फ्लो हुआ होगा उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हुआ होगा वो हमें मालूम पड़ जाएगा कितना, 2.08 इंटू, सॉरी ये एक नंबर है हमारा, ये कोई चार्ज नहीं है। सो जस्ट ये एक नंबर है, इतने नंबर ऑफ जो है सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे इधर में। सो दिस इज जस्ट ए नंबर। सो हमको इस 12th क्वेश्चन में कोई यूनिट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दिस जस्ट ए नंबर, ओके फाइन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 13। सो 13th में हमको क्या पूछा गया है, NaCl molecule is born due to electric force between the sodium and the chlorine ion when one electron of sodium is transferred to the chlorine taking a separation between ions to be इतना। सो हमको जो सेपरेशन दिया गया है उसको हम लोग लिख लेते हैं, वो है 2.75 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो इसको हम मीटर में यही कन्वर्ट करके लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा इतना मीटर। तो नेक्स्ट क्या, फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम एंड स्टेट एग्जम्पशन इफ़ दैट यू हैव मेड एनी, ठीक है, जो भी है ये। तो हमको इस क्वेश्चन में पूछा गया क्या कि हमें इतना सेपरेशन पर जो है NaCl का पार्टिकल का ट्रांसफ़र हो रहा है, मीन NaCl में चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है, तो जस्ट हमको सेपरेशन इतना दिया गया है। तो अब इसमें से हमको पूछा गया कि अगर व्हेन वन इलेक्ट्रॉन, सो एक ही इलेक्ट्रॉन दिया, मीन्स हमें चार्ज का भी वैल्यू बता दिया गया है। सो अब हम
एफ ही कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9, और एक ही इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफ़र हुआ है सो अगेन यही वैल्यू आएगा जो बार बार हम लोग लिखते आ रहे हैं। सो इसका स्क्वायर, और हमको जो डिस्टेंस दिया गया है वो है 2.75 इंटू 10⁻⁻10। सो इसका हमको स्क्वायर लेना होगा। तो जस्ट इसकी वैल्यू हमको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करनी होगी, और वो आएगी 3.04 इंटू 10⁻⁻9 न्यूटन। सो ये हमें मिल जाएगा। सो 13th हमारा इस तरह हो जाएगा पूरा। इसके बाद 14th में हमसे पूछा गया है फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन। ओके, तो ये कॉम्पेरेटिव क्वेश्चन है। इस टाइप का कंपैरिजन हमने थ्योरी के स्टार्ट में ही किया था, तो चलिए अभी भी कर लेते हैं। तो एक बार हमें कूलम्बिक फोर्स को कंपेयर करना है और एक बार ग्रेविटेशनल फोर्स को कंपेयर करना है फॉर प्रोटॉन। सो अगर हम कूलम्बिक फोर्स फॉर प्रोटॉन चेक करेंगे तो ये होगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का स्क्वायर। और अभी हमको इस क्वेश्चन में एक काम ये समझना है कि जो रेडियस होगा वो दोनों ही टाइम हमारा कांस्टेंट ही रहेगा। एक टाइम जब चार्ज ले रहे तो भी कांस्टेंट होगा, और जब फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन का हम कैलकुलेशन करेंगे तो उस इंस्टेंट भी उस दोनों मासेस के बीच का जो सेपरेशन होगा वो हमको आर ही लेना है। तो इस टाइम जो हमको एफ जी जब निकालना होता है तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को हम लोग जी जो लेते हैं उसकी वजह से फोर्स लिखा जाता है एफ जी इज इक्वल्स टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। सो जी की जो वैल्यू वहाँ पर होती है वो 6.67 इंटू 10⁻⁻11। यही देखिए इसको काफ़ी छोटा बना देता है, इससे ये कांस्टेंट ही इसको काफ़ी छोटा बना देता है। इसलिए हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रिकल फोर्स से बहुत ही छोटा हो जाता है या बहुत ही वीकर हो जाता है। अब इसमें m1 और m2, सो मास ऑफ प्रोटॉन हमको लेना पड़ेगा, वो है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 का हमको m1 m2 हो गया यही, तो उसका स्क्वायर लेना पड़ेगा m2 करने के लिए। सो ये पार्ट हमारा हो गया। अब इसका भी हमको r का स्क्वायर ही करना है। तो अब इस दोनों को कंपेयर करने के लिए हम अगर इस तरह करें फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्जेस डिवाइडेड बाय फोर्स ड्यू टू मास, तो हमको ये क्या मिलेगा देखिए 9 इंटू 10⁻⁹। उसके बाद इसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी 2.56 इंटू 10⁻⁻38 होल टर्म मस्ट बी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और जब इसको डिवीज़न में लेंगे तो ये आर स्क्वायर हमारा ऊपर चला जाएगा, नीचे के टर्म में हमको बचेगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू इसका जो स्क्वायर होगा वो आएगा 2.788 इंटू 10⁻⁻54। 27 का डबल करने से 54 और ये इसका स्क्वायर। सो हमें ये पार्ट मिल गया, मीन्स ये कैंसिल ही हो जाएंगे। जब बेस सेम होता है तो जस्ट पावर ऐड हो जाते हैं, इसलिए ये इसका डबल हो गया। ओके, तो हमने ये पार्ट देखा। तो इस तरह इस कंपैरिजन का रिज़ल्ट में अब हमें क्या क्या बचा है तो हम देख सकते हैं। वो बचा है हमारे पास, ये देखिए 18 माइनस 9 सो 19, सो ये 29 बन जाएगा। तो कितना बचेगा 9 इंटू 2.56 इंटू ये हो जाएगा 29। सो ये पार्ट हमारा हो गया। नेक्स्ट नीचे में जो बचेगा वो अगेन इसको उसी टाइप से ऐड करते हैं, तो ये 14 और 11 15 हो जाता है। सो ये 65 हो जाएगा। तो इंटू 10⁻⁻65 और इसका मल्टीप्लाई करने से ये 16 और ये 3 अराउंड 18 के आसपास आएगा। सो अराउंड 18.6। सो एफ ई बाई एफ ई जी का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 1.238 इंटू 10⁻⁶। और कोई भी यूनिट नहीं होगा क्योंकि ये रेशियो हम निकाल रहे हैं, तो इसका कुछ भी यूनिट नहीं आएगा। तो इस प्रकार हमारा 14th क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है, और इसके आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, और प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।